डियर स्टूडेंट्स, मैं हूं मिसेस हिबातुर रऊफ, असिस्टेंट प्रोफेसर फिज़िक्स। आज हम पढ़ेंगे पेपर डी, चैप्टर नंबर 5 और सेकंड लेक्चर। चैप्टर नेम है एटॉमिक फ़िज़िक्स, जिसकी बेसिक्स के बारे में आप पढ़ चुकी हैं। और आज का हमारा टॉपिक है एक इम्पोर्टेंट टॉपिक, फ्रैंक हर्ट्ज़ एक्सपेरिमेंट। फ्रैंक हर्ट्ज़ एक्सपेरिमेंट क्या था, क्यों पेश किया गया और किसने पेश किया? इससे पहले हम बोहर्स थ्योरी पढ़ चुके हैं, बोहर्स एटॉमिक मॉडल। बेसिकली फ्रैंक हर्ट्ज़ एक्सपेरिमेंट बोहर्स एटॉमिक मॉडल को सपोर्ट करता है। जो बोहर ने प्रेडिक्शंस दी थी, उनमें से एक प्रेडिक्शन थी कि इलेक्ट्रॉन्स सिर्फ डिस्क्रीट और क्वांटम एनर्जी स्टेट्स को ऑक्यूपाई करते हैं। डिस्क्रीट और क्वांटम एनर्जी स्टेट्स क्या हैं, इसके बारे में मैं आपको आगे बताती हूँ। उसके बारे में फ्रैंक हर्ट्ज़ एक्सपेरिमेंट में एक एक्सपेरिमेंटली प्रूफ दिया गया कि क्वांटम थ्योरी के अकॉर्डिंग बोहर्स थ्योरी ने जो प्रेडिक्शन दी थी, वो प्रेडिक्शन बिल्कुल दुरुस्त थी। व्हाट इज़ द पर्पस ऑफ फ्रैंक हर्ट्ज़ एक्सपेरिमेंट? जेम्स फ्रैंक एंड हर्ट्ज़ conducted an experiment in 1914 which demonstrated the existence of excited states in mercury atoms. फ्रैंक हर्ट्ज़ ने अपने एक्सपेरिमेंट में मर्करी एटम्स को यूज़ किया। इट कन्फर्म्स द prediction of quantum theory that electrons occupy only discrete quantized energy states. This experiment supports Bohr model of atom. क्वांटाइज्ड स्टेट से क्या मुराद है? एनर्जी इज क्वांटाइज्ड इन सम सिस्टम्स, मीनिंग्स दैट द सिस्टम कैन हैव ओनली सर्टेन एनर्जीज एंड नॉट अ कंटिन्यूम ऑफ एनर्जीज, अनलाइक द क्लासिकल केस। क्लासिकल की तरह क्वांटम थ्योरी में कंटिन्यूस स्टेट्स नहीं होती, कंटिन्यूस एनर्जी की वैल्यूज़ नहीं होंगी, बल्कि फिक्स्ड क्वांटाइज्ड वैल्यूज़ होंगी। दिस वुड बी लाइक हैविंग ओनली सर्टेन स्पीड्स एट विच अ कार कैन ट्रेवल बिकॉज इट्स काइनेटिक एनर्जी कैन हैव ओनली सर्टेन वैल्यूज़। ये एक एग्जाम्पल के तौर पे बताया है कि फ़र्ज़ करें आपके पास एक गाड़ी है और उसकी स्पीड एक ख़ास काइनेटिक एनर्जी तक की है, ख़ास वैल्यूज़ 10, 15, 20, 25, 30, कुछ इस तरह से। ऐसा नहीं है कि 10.5, 15.2, 16.8 जॉउल या इलेक्ट्रॉन वोल्ट जॉउल होगी। तो क्वांटाइज्ड का मतलब कि जो इलेक्ट्रॉन्स जिन स्टेट्स में होंगे उन स्टेट्स की वैल्यूज़ क्वांटाइज्ड हैं, डिस्क्रीट है, कंटिन्यूस नहीं है। Then the energy level of the electrons in the atomic orbit is quantized. The quantum number n that characterized the electronic state is called principal quantum number. जैसे कि ये दिखाया हुआ है, ये आप देख सकते हैं कि एनर्जी लेवल्स एंड इलेक्ट्रॉन वेव्स, ये दोनों का ये डी ब्रॉय वेवलेंथ को शो कर रहा है। बेसिकली ये एक्सपेरिमेंट डी ब्रॉय वेवलेंथ को, डी ब्रॉय हाइपोथेसिस को भी सपोर्ट करता है। इस डायग्राम में आप गौर से देखिए, जो सेंटर में, बिल्कुल सेंटर में छोटा सा डॉट बना हुआ है, ये ग्राउंड स्टेट है। जो ग्राउंड स्टेट होगी उसमें n की वैल्यू होगी 1। उसके बाद दूसरा सर्कल आ जाएगा, वो n इज इक्वल टू 2, देन 3, देन 4, देन 5। ये टोटल 5 आपको ऑर्बिट्स दिखाए हुए हैं। पहले ऑर्बिट में देखें एक ही वेव फॉर्म दिखाई हुई है, दूसरे में देखें 2, तीसरे ऑर्बिट में 3, फोर्थ में 4 और लास्ट में आप देख सकते हैं 5 वेव्स दिखाई हुई हैं। एन इलेक्ट्रॉन इन एन एटम हैज़ अ फिक्स्ड अमाउंट ऑफ एनर्जी।
एटम के अंदर इलेक्ट्रॉन के जो शेल्स हैं जिसमें वो रिवॉल्व करता है उसकी वैल्यू फिक्स्ड होगी, डिपेंड्स अपॉन द शेल इट ऑक्यूपाइज। किस में है वो इलेक्ट्रॉन, किस शेल में है, उसी शेल के अकॉर्डिंग उसकी एनर्जी होगी। इट्स डी ब्रॉय वेवलेंथ हैज़ टू फिट द शेप एंड साइज ऑफ द शेल। ये डी ब्रॉय वेवलेंथ के अकॉर्डिंग शेप और साइज दिखाया हुआ है किसी भी शेल का, 1 का, 2 का, 3 का, 4 का। फ्रैंक हर्ट्ज एक्सपेरिमेंट में भी हम इस बात को जब प्रूव करेंगे तो कुछ रिजल्ट्स इस तरह से आएंगे जो हम आगे देखते हैं कि पहला एनर्जी लेवल, ये पहला एनर्जी लेवल, ये दूसरा, ये तीसरा, फिर चौथा और ये पांचवा, हर एक में एनर्जी की वैल्यू फिक्स्ड है, कांस्टेंट है और हर दो एनर्जी लेवल के दरमियान में वैल्यू को शो किया हुआ है। इस एक्सपेरिमेंट में बेसिकली एक्साइटेशन भी होगी और डी एक्साइटेशन भी होगी। एक्साइटेशन से क्या मुराद है कि जब किसी इलेक्ट्रॉन को एनर्जी मिलती है तो वो अपना लेवल स्टेट छोड़ के दूसरे लेवल में शिफ्ट हो जाता है। एक्साइटेशन इज़ द प्रमोशन ऑफ द इलेक्ट्रॉन्स फ्रॉम लोअर टू हायर एनर्जी लेवल्स विद इन एन एटम, अपने ही एटम के अंदर, एक एटम से दूसरे में नहीं जाएगा। इन द डायग्राम some of the incoming electrons kinetic energy has been used to move the electron to a higher energy level। डायग्राम में आप देख सकते हैं कि एक इलेक्ट्रॉन, उसकी काइनेटिक एनर्जी है, उसको काइनेटिक एनर्जी दे के मूव किया जाता है एक ऑर्बिट से दूसरे ऑर्बिट में। द इलेक्ट्रॉन इज नाउ सेट टू बी इज इन एन एक्साइटेड स्टेट। अंदर देखें, जो फर्स्ट ऑर्बिट है वहाँ से निकल के सेकंड ऑर्बिट में आ गया और ये इसकी प्रमोशन होगी, इसको हम एक्साइटेड स्टेट कहेंगे। एक एटम काफ़ी सारी मल्टीपल एक्साइटेशन स्टेट्स रखता है और एनर्जीज रखता है। डी एक्साइटेशन क्या होगी? एक्साइटेड स्टेट्स आर यूजली वेरी अनस्टेबल। मतलब कोई इलेक्ट्रॉन जब एक्साइटेड होता है, अपनी लेवल को छोड़ के दूसरे लेवल में जाता है, अपर लेवल में, तो वहाँ वो ज़्यादा देर के लिए स्टे नहीं कर सकता, मतलब वो अनस्टेबल होता है। विद इन अबाउट 10⁻⁻⁶ सेकेंड, इससे ज़्यादा देर नहीं रहेगा। द इलेक्ट्रॉन विल फॉल बैक टू अ लोअर एनर्जी लेवल। जब वो फिर वो खुद ब खुद नीचे वाले एनर्जी लेवल में गिरेगा। जब वो गिरेगा तो चूँकि वो एनर्जी लेके ऊपर वाले लेवल में गया था, जब नीचे आएगा तो उसमें से एनर्जी एमिट होगी, यानी वो एनर्जी जो एमिट होगी विद ईच फॉल इन एनर्जी लेवल E1 डाउन टू E2, यानी E1 डाउन टू लेवल E2, अ फोटोन ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन इज एमिटेड। एमिटेड फोटोन की एनर्जी किसकी इक्वल होगी? hf या h न्यू की इक्वल होगी। और अगर हम हायर लेवल को E1 कहें, लोअर लेवल को E2 कहें, तो E1 माइनस E2 डी एक्साइटेशन स्टेट में इसकी वैल्यू होगी। फ्रैंक हर्ट्ज एक्सपेरिमेंट में हम एक्साइटेशन भी देखेंगे, डी एक्साइटेशन भी होगी, और इसमें एक्साइटेशन जो होगी या डी एक्साइटेशन जो होगी वो कुलियंस की वजह से होगी। किसके कुलियन? हम आगे देखेंगे। इलेक्ट्रॉन की कुलियन होगी मर्करी वेपर्स के साथ। फ्रैंक हर्ट्ज ने मर्करी वेपर्स को यूज़ किया था और उसके साथ इलेक्ट्रॉन्स का इंटरेक्शन हुआ और उसमें एक्साइटेशन भी हुई, डी एक्साइटेशन भी हुई। तो इस प्रोसेस के दौरान देखा गया कि कुलियन में दो तरह का कुलियन ऑब्जर्व किया गया, दोनों तरह का कुलियन ऑब्जर्व किया गया। इलास्टिक कुलियन, इलास्टिक कुलियन किसको कहते हैं? जिसमें एनर्जी, काइनेटिक एनर्जी कंजर्व्ड रहती है, कांस्टेंट रहती है। बिफोर कुलियन एंड आफ्टर कुलियन काइनेटिक एनर्जी की वैल्यू कांस्टेंट रहेगी। अगर इलेक्ट्रॉन कुलियन के बाद अपनी एनर्जी लूज़ कर जाता है तो इट मीन्स कि वो एनर्जी, काइनेटिक एनर्जी उसकी कांस्टेंट नहीं होगी, कंजर्व्ड नहीं होगी। तो ऐसे कुलियन को हम इनइलास्टिक कुलियन कहेंगे। अब हम पढ़ते हैं अपना एक्सपेरिमेंट।
एक्सपेरिमेंट का जो ऑपरेटस है फ्रैंक हर्ट्ज एक्सपेरिमेंट का, एक ग्लास ट्यूब की तरह बना होगा और वो ग्लास ट्यूब कंटेन करेगा मर्करी वेपर्स को एट लो प्रेशर। मर्करी वेपर्स होंगे लेकिन उनका प्रेशर लो होगा। ग्लास ट्यूब जो होगी वो वैक्यूम ट्यूब होगी और उसके अंदर एक हॉट कैथोड जिसको एमिटर का नाम दिया जाएगा क्योंकि वो इलेक्ट्रॉन्स को एमिट करता है। सी एमिट्स इलेक्ट्रॉन और वो एमिट कैसे करेगा? हॉट कैथोड है, वो एमिट करेगा थर्मियोनिक एमिशन। यानी इसमें फ्रैंक हर्ट्ज एक्सपेरिमेंट में थर्मियोनिक एमिशन के थ्रू इलेक्ट्रॉन्स को एमिट करवाया जाएगा और वो इलेक्ट्रॉन्स आगे जाके ट्यूब के अंदर ही मर्करी वेपर्स के साथ स्ट्राइक करेंगे, कुलियन करेंगे। सर्किट डायग्राम आपके सामने है। फिलामेंट है और उसके साथ एक कैथोड है। कैथोड को नेगेटिव पोटेंशियल के साथ कनेक्ट किया है। आप देख सकते हैं ये नीचे एक लाइन है, ये जाके नेगेटिव बैटरी के नेगेटिव टर्मिनल से कनेक्टेड है। फिलामेंट को बैटरी से कनेक्ट किया हुआ है या इसको हीट मिलेगी। जब ये हीट मिलेगी ये इलेक्ट्रॉन्स एमिट करेगा और कैथोड से आगे एक एनोड ग्रिड लगाया हुआ है। आप देख सकते हैं एनोड ग्रिड बैटरी के पॉजिटिव के साथ कनेक्टेड है। ये एरो जो है बैटरी के पॉजिटिव की तरफ जा रहा है। हाई पोटेंशियल होगा और इस एनोड का फंक्शन क्या है? इलेक्ट्रॉन्स को एक्सेलरेट करना। कौन से इलेक्ट्रॉन्स? जो थर्मियोनिक एमिशन के थ्रू फिलामेंट में से एमिट हो रहे हैं, कैथोड से एमिट हो रहे हैं, फिलामेंट से निकलेंगे कैथोड के थ्रू और एनोड की तरफ आएंगे। एनोड से आगे एक कलेक्टर, ग्रिड से आगे एक कलेक्टर लगाया हुआ है। कलेक्टर पे भी पोटेंशियल एनोड ग्रिड की निस्बत कम होगा, उसको रिटार्डिंग वोल्टेज कहेंगे। एक एमीटर कनेक्टेड है और नीचे वोल्ट मीटर कनेक्टेड है। एमीटर का फंक्शन क्या है कि जो इलेक्ट्रॉन्स एमिट होंगे फिलामेंट से उनको काउंट करेगा। ये अब आप उसी डायग्राम को दोबारा दिखाया हुआ है। इसमें आप देख सकते हैं हीटेड कैथोड प्रोड्यूस इलेक्ट्रॉन्स। मैंने इसके ऊपर लिख दिया है कि ये क्या क्या शो कर रहा है। और पॉजिटिवली चार्ज्ड ग्रिड एक्सेलरेट्स इलेक्ट्रॉन। जो ग्रिड है वो पॉजिटिवली चार्ज्ड है, वो इलेक्ट्रॉन्स को एक्सेलरेट करने के लिए यूज़ होगी क्योंकि इलेक्ट्रॉन्स पे नेगेटिव चार्ज होता है और ग्रिड पे हम एक्स्ट्रा पॉजिटिव चार्ज देंगे जो उसको अपनी तरफ अट्रैक्ट करेगा। कलेक्टिंग प्लेट है स्लाइटली नेगेटिव, उसका पोटेंशियल ग्रिड की निस्बत थोड़ा कम होगा to the grid, so only those electrons above an energy threshold will reach it. Current from the collector measured as a function of accelerating voltage. वोल्टमीटर लगाया जाएगा, उसको हम मेजर करेंगे। एमीटर उस करंट को मेजर करेगा। वो इलेक्ट्रॉन्स जो फिलामेंट से एमिट हो रहे हैं, निकल रहे हैं थर्मियोनिक एमिशन के थ्रू, कैथोड से एमिट हो रही हैं, मर्करी वेपर से स्ट्राइक करेंगे, ग्रिड की तरफ जाएंगे, ग्रिड में से पास करके कलेक्टर पे जाके कलेक्ट होंगे। चूँकि इलेक्ट्रॉन फ्लो करते हुए आ रहे हैं, फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन्स को हम करंट कहते हैं। जितना कलेक्टर इलेक्ट्रॉन्स को कलेक्ट करता जाएगा एमीटर उसकी रीडिंग को बताता जाएगा। ये थी इसकी सर्किट डिस्क्रिप्शन। ग्रिड जी इज़ अ पॉजिटिव पोटेंशियल V relative to C यानी कैथोड। The plate anode P is at a small negative potential V relative to G। वैसे प्लेट P एनोड पॉजिटिव के लिए यूज़ किया जाता है, तो P प्लेट पे बेसिकली होगा तो पॉजिटिव पोटेंशियल, लेकिन ग्रिड की निस्बत कम होगा। और आप जानते हैं जब दो टर्मिनल्स पे पोटेंशियल डिफरेंस आ जाए तो हर पोटेंशियल जिस पे होगा उसको हम पॉजिटिव कहेंगे पोटेंशियल, और जिस पे लोअर पोटेंशियल होगा वो ऑटोमेटिकली नेगेटिव होगा। अब आप देख सकते हैं यहाँ थोड़ा सा सिम्बॉलिकली भी मैंने ये शो किया हुआ है। नेगेटिव पोटेंशियल ये नेगेटिव, ये भी बोल्ड फेस में यूज़ किया हुआ है, ये भी पॉजिटिव बोल्ड फेस में ग्रिड के ऊपर जो है, लेकिन जो प्लेट पे है वो पॉजिटिव बहुत स्मॉल सा लिखा हुआ है। इसका मतलब क्या है कि आपके पास पोटेंशियल जो है प्लेट के ऊपर ग्रिड की निस्बत कम है, इसलिए उसको नेगेटिव भी कहा जा सकता है।
thermoelectrons accelerated by positive grid potential. Most of electron passes through the grid, travel towards to plate. Microammeter measures the current I as the accelerating voltage V is increased. अब होगा क्या, जब इलेक्ट्रॉन्स यहाँ से एमिट होंगे फिलामेंट से, थर्मियोनिक एमिशन के थ्रू कैथोड से एमिट होंगे और वो ग्रिड की तरफ जाएंगे, लेकिन ग्रिड की तरफ वही इलेक्ट्रॉन्स जाएंगे, ग्रिड तक वही इलेक्ट्रॉन्स पहुंचेंगे जिनके पास इतनी एनर्जी होगी। अब बेवक्त पीछे से तो बहुत एनर्जेटिक इलेक्ट्रॉन्स आ रहे हैं, लेकिन रास्ते में ट्यूब के अंदर हमने मर्क्यूरी वेपर्स रखे हुए हैं। मर्क्यूरी वेपर्स के साथ जब वो उनकी कुलियन होगी, अगर तो इलास्टिक कुलियन होगी तो इलास्टिक कुलियन में हमने क्या कहा, काइनेटिक एनर्जी कंजर्व रहेगी, तो इलेक्ट्रॉन्स सीधे जाके ग्रिड में पास करेंगे, ग्रिड से आगे ग्रिड उसको एक्सेलरेट कर देगा, एक्सेलरेट करने के बाद उसको कलेक्टर की तरफ मूव करना पड़ेगा। जब कलेक्टर की तरफ जाएंगे, कलेक्टर पे आने वाले इलेक्ट्रॉन्स रिकॉर्ड होते जाएंगे एमीटर में, एमीटर करंट की सूरत में उसको रिकॉर्ड करता जाएगा। एक ख़ास पोटेंशियल पे हम पोटेंशियल बढ़ाते जाएंगे, एक्सेलरेटिंग वोल्टेज बढ़ाते जाएंगे, एक ख़ास पोटेंशियल पे जाके जिसकी वैल्यू है 4.9 वोल्ट्स, 4.9 वोल्ट्स पे जाके इलेक्ट्रॉन्स मरकरी पे के साथ, क्योंकि मरकरी का जब पोटेंशियल हम 4.9 वोल्ट करेंगे, लो प्रेशर पे हमने मरकरी वेपर्स जो इसके अंदर फिल किए हुए हैं, ग्लास ट्यूब जो कि वैक्यूम ट्यूब थी, 4.9 वोल्ट बेसिकली मरकरी का एक्साइटेशन पोटेंशियल है। एक्साइटेशन पोटेंशियल से क्या मुराद है कि ऐसा पोटेंशियल जिस पे इलेक्ट्रॉन एक्साइटेड स्टेट में चले जाते हैं। अब मरकरी का एटम एक्साइटेड हो जाएगा। अब इलेक्ट्रॉन आया, इलेक्ट्रॉन ने आके अपनी एनर्जी मरकरी वेपर के जो एटम थे उसको दे दी, उसके साथ हिट किया, उसको एनर्जी दे दी, इलेक्ट्रॉन की एनर्जी डिसिपेट होगी, लूज़ होगी। अब जब वो जो एनर्जी लॉस हुआ है तो बिफोर कुलियन और आफ्टर कुलियन टोटल काइनेटिक एनर्जी ऑफ द इलेक्ट्रॉन जो है वो कांस्टेंट नहीं होगी, तो इट मीन्स इस कुलियन को हम क्या कहेंगे, इनइलास्टिक कुलियन। इनइलास्टिक कुलियन के सूरत में इलेक्ट्रॉन की एनर्जी कम हो जाएगी, आलमोस्ट उसके क्या होगा कि वो ग्रिड तक पहुंचेगा नहीं, और हमारे पास ग्राफ में हम देख सकते हैं आगे ग्राफ में कि 4.9 वोल्ट के बाद जैसे ही 4.9 वोल्ट आएगी तो आपके पास करंट की वैल्यू डिक्रीज़ हो जाती है। क्यों डिक्रीज़ होती है, ये करंट वो है जो एमीटर रिकॉर्ड कर रहा है, क्योंकि इलेक्ट्रॉन ग्रिड पे पहुंचेंगे नहीं, सडन आलमोस्ट ज़ीरो के राउंड अबाउट चली जाएगी। फिर इसको पोटेंशियल देंगे, इलेक्ट्रॉन आएंगे, इलास्टिक कुलियन होगी, इलास्टिक कुलियन में एनर्जी का लॉस नहीं होगा, ग्रिड तक पहुंचेंगे, एमीटर रिकॉर्ड करेगा। एग्जैक्ट 4.9 वोल्ट के बाद अगले 4.9 वोल्ट जो कि 9.8 वोल्ट हो जाएगा, 4.9 प्लस 4.9 इज इक्वल टू 9.8 वोल्ट। 9.8 वोल्ट पे जाके अगेन इन इलास्टिक कुलियन होगी, और इन इलास्टिक कुलियन में इलेक्ट्रॉन अपनी सारी एनर्जी, ज़्यादातर एनर्जी लॉस कर देगा, मरकरी वे एटम्स को दे देगा, वो एटम एक्साइटेड हो जाएगा, और एज ए रिज़ल्ट इलेक्ट्रॉन की एनर्जी कम हो जाएगी, और करंट हमारे पास फिर आलमोस्ट डिक्रीज़ हो जाएगा, ग्राफ डाउनवर्ड चला जाएगा। अगेन 9.8 वोल्ट से हम फिर जब पोटेंशियल बढ़ाएंगे, थर्मियोनिक एमिशन के थ्रू इलेक्ट्रॉन एमिट होंगे कैथोड से और वेपर्स के साथ स्ट्राइक करेंगे, स्ट्राइक करते जाएंगे, इलास्टिक कुलियन होगी, सडन इलास्टिक कुलियन होगी, ड्रॉप होगा 14.7 वोल्ट पे जाके। इस तरह से हम देखेंगे हर 4.9 वोल्ट के बाद एक सडन ड्रॉप होगा, और ये सडन ड्रॉप क्या शो कर रहा है कि 4.9 वोल्ट, 9.8 वोल्ट, 14.7 वोल्ट्स, ये वो पोटेंशियल है जिस पे जाके जो बता रहा है कि इलेक्ट्रॉन एक्साइटेड स्टेट पे जा रहे हैं और फिक्स्ड उनकी एनर्जी है,
डिस्क्रीट पैटर्न को शो कर रहा है। मोस्ट ऑफ इलेक्ट्रॉन्स पास थ्रू द ग्रिड, ज़्यादातर ग्रिड में से पास कर देंगे, यानी अब ये इसको सारे एक्सपेरिमेंट की वर्किंग को बताने लगे हैं। मोस्ट ऑफ इलेक्ट्रॉन पास थ्रू द ग्रिड, ट्रेवल टूवर्ड्स द प्लेट, माइक्रो एमीटर measures the current I as the accelerating voltage V is increased until V is equal to 4.9 volts where there is a sudden drop of current, ठीक है। और अगला सडन ड्रॉप जो है वो 9.8 वोल्ट पे होगा। इलेक्ट्रॉन कोलाइड विद मर्करी एटम्स, लूज एनर्जी ऑफ इंसिडेंट इलेक्ट्रॉन्स इन एन इलास्टिक कुलियन, टोटल काइनेटिक एनर्जी कंजर्व्ड। मर्करी एटम, क्योंकि मर्करी एटम जो है वो मैसिव है, एटम है, और इलेक्ट्रॉन एटम के अंदर पाया जाता है, तो मर्करी एटम मैसिव है, यानी उनका मैस बहुत ज़्यादा है इलेक्ट्रॉन की निस्बत। कैरीज ऑलवेज नेग्लिजिबल काइनेटिक एनर्जी, आलमोस्ट नो काइनेटिक एनर्जी, लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन, यानी इलास्टिक कुलियन में। इन इलास्टिक कुलियन में क्या होता है, सम काइनेटिक एनर्जी लॉस्ट, अब वो कहाँ जाएगी, कन्वर्टेड इनटू द एनर्जी इनसाइड द मर्करी एटम, रिकॉइल ऑफ द मर्करी एटम इज नेग्लिजिबल, अमाउंट ऑफ काइनेटिक एनर्जी लॉस्ट बाय इलेक्ट्रॉन इज इक्वल टू गेन इन काइनेटिक एनर्जी, गेन इन एनर्जी इनसाइड द मर्करी एटम। ये कुलियन दिखाई हुई है इलास्टिक और इन इलास्टिक कुलियन। सबसे पहले बिफोर कुलियन इलास्टिक कुलियन को दिखाया हुआ, इलेक्ट्रॉन आ रहा है, एटम, ये एटम मर्करी का दिखाया हुआ, आप देख सकते हैं इलेक्ट्रॉन बहुत छोटा है और मर्करी का एटम बहुत बड़ा है, मैसिव है। इलेक्ट्रॉन स्ट्राइक करेगा, उसके साथ कुलियन करेगा, जब आएगा उसके साथ हिट होगा, तो कुलियन के बाद दोनों की डायरेक्शन दिखाई हुई है। एनर्जी, टोटल एनर्जी ऑफ द सिस्टम रिमेन्स कांस्टेंट। इन इलास्टिक कुलियन में क्या होगा कि इलेक्ट्रॉन आया, एटम के साथ उसने उसको हिट किया, तो क्या हुआ, मर्करी एटम की एनर्जी एक्साइटेड स्टेट में चली गई, क्योंकि उसको एनर्जी मिली, इलेक्ट्रॉन ने अपनी एनर्जी उसको थोड़ी सी, कुछ एनर्जी उसको एटम को दे दी। तो इन इलास्टिक कुलियन में टोटल अमाउंट ऑफ एनर्जी कांस्टेंट नहीं रहती। ये आप देख सकते हैं, इस पैटर्न को दोबारा से दिखाया हुआ है, इलेक्ट्रॉन आ रहा है, मर्करी एटम के साथ स्ट्राइक कर रहा है, उसकी डायरेक्शन चेंज हो रही है, ये आपके सामने इलास्टिक कुलियन है, उसके साथ ही ये इन इलास्टिक कुलियन है। इन इलास्टिक कुलियन में मर्करी एटम के साथ जो एनर्जी लेवल है वो इंक्रीज़ करता है, N1 से N2 में चला जाता है, एनर्जी डेल्टा ई है। काइनेटिक एनर्जी इलास्टिक कुलियन में काइनेटिक एनर्जी इज इक्वल टू डेल्टा ई, चेंज नहीं होती, और इन इलास्टिक कुलियन में एनर्जी चेंज हो जाती है। कैसे पता चल रहा है चेंज होगी, जब n इज इक्वल टू 1 में उसकी एनर्जी कुछ और है, हम बता चुके हैं कि पहले ऑर्बिट में उसकी एनर्जी कुछ और है, दूसरे ऑर्बिट में उसकी एनर्जी कुछ और है, तो जब वो एक्साइटेड स्टेट में जाएगा, इट मीन्स कि लोअर लेवल से हायर लेवल पे जाने के लिए, एक्साइटेड स्टेट में जाने के लिए उसको एनर्जी की ज़रूरत होगी। वो एनर्जी कहाँ से लेगा, जो इलेक्ट्रॉन से लॉस होगी। ऑलमोस्ट द मर्करी एटम्स आर इन द ग्राउंड स्टेट, यानी जितने भी वेपर्स हैं लो प्रेशर पे हैं वो सारे के सारे ग्राउंड स्टेट में हैं। व्हेन काइनेटिक एनर्जी मैक्सिमम ऑफ कैथोड, जो कि 4.9 इलेक्ट्रॉन वोल्ट है। व्हेन एन इलेक्ट्रॉन हिट्स मर्करी एटम देयर इज नो वे फॉर इट टू एक्साइट द एटम। ऑल कुलियंस आर इलास्टिक, द एनर्जी ऑफ इलेक्ट्रॉन इज नॉट लॉस्ट टू द एटम, द इलेक्ट्रॉन्स गो थ्रू द ग्रिड विद द ओरिजिनल एनर्जी। जब वो ग्रिड तक जाएंगे अपनी ओरिजिनल एनर्जी के साथ जाएंगे। द एनर्जी इज इनफ टू ओवरकम द इलेक्ट्रॉन्स इलेक्ट्रॉन कोलाइड विद मर्करी एटम एंड इनफ काइनेटिक एनर्जी, एटम इनटू फर्स्ट एक्साइटेड स्टेट, वो इंक्रीज़ कर जाएगी, उसका लेवल जो है इंक्रीज़ कर जाएगा। ये आफ्टर इन इलास्टिक कुलियन, इसको हम इलास्टिक कुलियन कहेंगे। दिस अमाउंट ऑफ एनर्जी इज नॉट इनफ टू ओवरकम द वी आर। द करंट शोज शार्प ड्रॉप लाइन ए, यानी वो डायग्राम में पहली लाइन जो कि 4.9 वोल्ट पे था। द पोटेंशियल डिफरेंस फॉर एवरी शार्प ड्रॉप मार्क्ड एन अलाउड वैल्यू ऑफ एनर्जी अब्जॉर्प्शन ऑफ द एटम। ये आपके पास डायग्राम दोबारा से दिखाई, 4.9 वोल्ट्स, 9.8 वोल्ट, 14.7 वोल्ट्स। आफ्टर अ मर्करी एटम
हैज़ बीन रेज टू एन एक्साइटेड स्टेट, तो जैसे हम बता चुके हैं वो वहाँ पे ज़्यादा देर नहीं रहेगा क्योंकि एक्साइटेड स्टेट अनस्टेबल स्टेट होती है, 10⁻⁻6 सेकंड के लिए वहाँ रहेगा। तो बैक डाउन इन रिलेटिवली शॉर्ट टाइम द एक्सेस एनर्जी, क्योंकि वो नीचे आ रहा है, डाउनवर्ड आ रहा है, और नीचे वाला लेवल उसकी एनर्जी कम है, ऊपर वाले लेवल की एनर्जी ज़्यादा है, तो डेफिनेटली एनर्जी रिलीज़ करेगा। द एक्सेस एनर्जी कैन बी रिलीज्ड बाय एमिटिंग इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशंस। तो इसके कंक्लूजन्स क्या हैं? डायरेक्ट एविडेंस फॉर द एग्जिस्टेंस ऑफ एनर्जी लेवल, ये वाहिद एक्सपेरिमेंट है या ये वो एक्सपेरिमेंट है जिसने बोहर्स के इस प्रडिक्शन को कि एनर्जी लेवल्स जो है वो क्वांटाइज्ड होते हैं उसका एविडेंस है। इलेक्ट्रॉन्स हैव कुलियंस विद द एटम्स ऑफ अ गैस एट लो प्रेशर पे होता है। सम इलेक्ट्रॉन्स अंडरगो इलास्टिक कुलियन कोलाइड विद मैसिव गैस मालिक्यूल्स। सम इलेक्ट्रॉन्स अंडरगो इनइलास्टिक कुलियंस, ये इलेक्ट्रॉन इन अ गैस मालिक्यूल्स। गैस मालिक्यूल्स कौन से हैं? मर्करी वेपर्स गेन्स एक्जैक्टली द सेम अमाउंट ऑफ एनर्जी इट रिक्वायर्स टू रीच अ हायर एनर्जी लेवल। हमने देखा कि वो से उतनी ही एनर्जी इलेक्ट्रॉन से लेते हैं जितनी उसको एक्साइटेड स्टेट में जाने के लिए ज़रूरत है। पहले में उसे 4.9 वोल्ट, फिर 9.8 वोल्ट, फिर 14.7 वोल्ट्स। एनर्जी लॉस्ट by colliding electron does not appear as kinetic energy of the atom but is emitted as electromagnetic radiation। ठीक है, 10⁻⁻19 सेकेंड। Potential difference through which the bombarding electron has to be accelerated from the rest to cause excitation potential और ionization potential difference। ये था आज का आपका टॉपिक। थैंक यू।